गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पार्ट फर्स्ट, यानी फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट फर्स्ट। इसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे कुछ मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एल्किनों से हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, ग्रीनियर अभिकर्मक से हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड से हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के अपचयन से भी एल्कोहल का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। इसी सीरीज में आगे जो नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं वह है हेलो एल्केन से एल्कोहल का निर्माण। तो फिफ्थ मेथड है हेलो एल्केनो से हेलो एल्केनों से हमें एल्कोहल बनाना है, यानी हेलो एल्केन क्या है RH, बनाना क्या है ROH, यानी इस X को OH से रिप्लेस करना है। क्या हमारे पास कोई ऐसा रिएजेंट है जो ये काम कर सकता है? बिल्कुल, हमने हेलो एल्केन में पढ़ रखा है। आप जलीय KOH और NaOH ले सकते हो, या मॉइस्चर्ड नम Ag2O काम में ले सकते हो। ये दोनों ही क्या करेंगे, इस X को रिमूव करके यहाँ पे OH लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है एथिल आयोडाइड। एथिल का मतलब CH3CH2, आयोडाइड का मतलब I, कॉमन नेम हो गया एथिल आयोडाइड। IUPAC हो गया आयोडोएथेन, एथिल आयोडाइड। ठीक है, अब इसमें I को रिप्लेस करके हमें OH लगाना है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया हमने NaOH एक्वस, यानी जलीय। क्या काम होगा पता चल गया होगा आपको, I हट जाएगा, OH आ जाएगा, और Na के साथ कौन चला जाएगा I, यानी -NaI। सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH। एथिल के साथ कौन, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक बात है, इस प्रकार से अपन ये फॉर्म कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए हमें दे दिया जाता है एथिल आयोडाइड, ब्रोमाइड दे देता, मान लो ब्रोमाइड दे दे और हमें कहे निर्माण करिए और रिएक्शन हम करवाएं इसकी Ag2O मॉइस्चर्ड नम। देखिए, नम Ag2O का मतलब आप समझेंगे AgOH, क्योंकि पानी ले रखा है ऑक्साइड के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, AgOH का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Br की जगह कौन चला जाएगा, OH, और Br किसके साथ आ जाएगा, Ag के साथ में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, -AgBr CH3CH2OH एथिल एल्कोहल, यानी जलीय KOH NaOH से भी बना सकते हो आप, और नम Ag2O से भी रिएक्शन कराओगे तो एल्कोहल फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखिएगा ये बात। नेक्स्ट मेथड है हमारा जिसके बारे में हम बात करेंगे, एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन, एस्टर के जल अपघटन से भी किसका निर्माण होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा देख लीजिए। एस्टर, जैसा कि आपको पता है ये एस्टर होता है, इसका हम करवा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में। प्रोडक्ट बनेगा RC+OH प्लस ROH। ठीक है, RC+OH ROH, ये यहाँ पे क्या बन गया, एल्कोहल। किसका फॉर्मेशन हुआ, एल्कोहल का, साथ में क्या बना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको कुछ इस प्रकार से मान सकते हो। H, जल अपघटन का मतलब क्या होता है, H+ और OH-। तो देखिए HOH, इस तरह से लिख सकते हैं इसे, जल को। ठीक है, या इसको यहाँ पे यहीं पढ़ा रहने दीजिए, यहाँ लिख दूं मैं C+OR, जल अपघटन HOH। यहाँ पे क्या बनेगा, OH- और H+। ठीक है, ये बॉन्ड अगर टूटता है तो C पे क्या आएगा, पॉजिटिव, O पे क्या आएगा, नेगेटिव। कहाँ कौन जाएगा, OH किसके पास जाएगा, C के पास, H+ किसके पास जाएगा, O के पास, और प्रोडक्ट बनेगा हमारा
C डबल बॉन्ड O के साथ कौन जुड़ा, OH और ROH। इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा। चलिए इसकी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे बना। मैकेनिज्म कोई नहीं पूछने वाला है आपसे, पर फिर भी ध्यान रखिएगा। C डबल बॉन्ड OR, जल अपघटन का मतलब क्या है, क्या प्राप्त होंगे इससे, H प्लस और OH माइनस। देखिए ये आपके बुक में नहीं दी हुई है, एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएगी, केवल एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना, यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ पे OH जुड़ गया, यहाँ H जुड़ गया, प्रोडक्ट आपके सामने है। पर ये भी आप देख लीजिए किस प्रकार से होता है। देखो OH माइनस, अब देखिए होगा क्या, इसको थोड़ा सा नीचे लिख दूँ मैं, C डबल बॉन्ड OR प्लस OH माइनस। इस कार्बन की कंडीशन पे आपका क्या विचार है, इस पे डेल प्लस है क्या, है ना, प्लस, ओके। तो देखिए OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, C पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। इस ग्रुप की कंडीशन देख लीजिए, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो अब जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। प्रोडक्ट आएगा RCOH O माइनस OR, ठीक है। ये अपना एक इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अब देखिए O वापिस से यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, RC डबल बॉन्ड OH प्लस O प्लस O माइनस R, ऐसा ही होगा। अब इस O माइनस पे देखो, OH माइनस ने तो अटैक कर दिया, अब ये H प्लस अटैक करेगा इस O माइनस पे। तो प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से RO तो है ही, साथ में कौन जुड़ गया, H, ROH, यानी एक तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल। ये इसकी मैकेनिज्म है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। इस प्रकार से एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें हम, एमीन से, एलिफेटिक एमीन से फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। एलिफेटिक लेंगे, एरोमेटिक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, रीजन बता दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट जो 7th मेथड है, एलिफेटिक एमिनो से। कौन सी एमीन, प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमिनो से, ठीक है। एलिफेटिक प्राथमिक एमिनो से क्या हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए प्राथमिक एमीन मान लीजिए हमने ले ली RNHH, ये हमने एक प्राथमिक एमीन ले रखी है और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल जहां भी आपको मिले तो हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि नाइट्रस अम्ल होता तो HNO2 है, पर इसको फॉर्म करके नहीं रखा जाता, फ्रेश बनाया जाता है, इसको ताज़ा बनाया जाता है। और ताज़ा बनाने के लिए काम में क्या लेते हैं हम, NaNO2 प्लस HCl। इसके मिश्रण से हम नाइट्रस अम्ल फॉर्म करते हैं, HNO2 और NaCl का निर्माण होता है, ठीक बात है। तो यहाँ पे हम फ्रेश बनाते हैं NaNO2 और HCl के मिश्रण से। जहाँ पे भी आपको नाइट्रस अम्ल काम में लेना हो, आप हमेशा ये मिक्सचर काम में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्म किसको करेंगे, HNO2 को। तो HNO2 यहाँ पे किस प्रकार से इस प्राइमरी एमीन के साथ में अभिक्रिया करेगा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिएगा नाइट्रस अम्ल को अपन कैसे लिख सकते हैं, HON डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हैं नाइट्रस अम्ल को। ये नाइट्रस अम्ल हो गया, ठीक है, HNO2। अब देखिए इसको समझने के लिए, दैट इज नॉट अ मैकेनिज्म, केवल याद रखने के लिए आप इस प्रकार से याद रखिए। R का ये बॉन्ड टूटा, OH का ये बॉन्ड टूटा, प्रोडक्ट क्या बन गया, ROH, एल्कोहल। नाइट्रोजन ने दोनों ने मिलकर क्या फॉर्म कर लिया, N2, और H2 और O ने क्या बना लिया, H2O। यहाँ पे आप ये प्राइमरी एमीन ही एलिफेटिक एमीन ही काम में लेंगे, एरोमेटिक नहीं लेंगे, क्योंकि एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन अगर आप नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो जैसा कि हेलो एल्केन में हमने पढ़ रखा है, वहाँ पे बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। वहाँ पे अल्कोहल नहीं बनके क्या बनेगा, जैसे आपने ले रखा है एरोमेटिक एमीन, और आप ये सेम रिएक्शन रिपीट करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा
बेंजीन, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का यहाँ पे निर्माण होगा। तो अब आप कहेंगे कि सर क्यों यहाँ पे क्या डाईएजोनियम नहीं बन सकता था? बिल्कुल यहाँ पे भी बनता है, बट दिस इज स्टेबल और एलिफेटिक डाईएजोनियम इज नॉट स्टेबल। रीजन, क्योंकि एरोमेटिक डाईएजोनियम में अनुनाद पाया जाता है। रीजन स्पष्ट, छोटा सा रीजन है, ध्यान रखिएगा। ये स्टेबल है, एलिफेटिक स्टेबल नहीं होता, खुली चेन वाला स्टेबल नहीं होता है। रीजन, इसमें रेजोनेंस पाया जाता है, जबकि एलिफेटिक में कोई रेजोनेंस नहीं होता है, इसलिए वो टूट जाता है। ठीक बात है। तो यहाँ पे एरोमेटिक के साथ क्या बनाओगे? डाईएजोनियम क्लोराइड, और इस रिएक्शन का नाम क्या है? डाईएजोटीकरण। ठीक है। इस रिएक्शन में एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे आप मैथिल एमीन काम में नहीं लेंगे। अगर आप मेथिल एमीन इस रिएक्शन में काम में लेंगे तो आपको एल्कोहल प्राप्त न होकर आपको ईथर प्राप्त होगा, मेथोक्सीमेथिन बनेगा। इस रिएक्शन में आपको मेथिल एमीन नहीं लेना है, मेथिल एमीन से उच्चतर एमीन आपको काम में लेनी है, तब आपका एल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक बात है, ये ध्यान रखिएगा, मेथिल एमीन से ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके, इसके पश्चात आगे हम बात करने वाले हैं भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं एल्कोहलों की। मेथड ऑफ फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। एल्कोहल पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक बात है। इसमें सबसे पहले जो एल्कोहल है C12C11, तीखी गंध वाले इवेपोरेट होने वाले वाष्पशील द्रव है, यानी वेपोराइज्ड हो जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। C12C11 तीखी गंध वाले वाष्पशील द्रव हैं, उदासीन हैं। साथ में क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है, उदासीन है, सभी हैं उदासीन तो सारे ही है, परंतु C12C11 तीखी गंध, इनसे तीखी गंध आती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एल्कोहल स्वापक प्रकृति के होते हैं। स्वापक का मतलब क्या होता है कि यदि आप अल्कोहल का रेगुलर यूज करते हो तो आप हैबिचुअल हो जाते हो, आप एडिक्ट हो जाते हो, आपको आदत हो जाती है। तो इसलिए अल्कोहलों की नेचर कैसी बताई गई है? स्वापक नेचर बताई गई, नार्कोटिक नेचर बताई गई है कि अगर आप इनका लंबे समय तक यूज करेंगे तो आप इनके आदी हो जाएंगे। इसके अलावा जो मैथिल अल्कोहल है CH3OH, इससे थोड़ी सी मात्रा भी अगर ले ली जाए, थोड़ी सी मात्रा से क्या आ जाता है? अंधापन, व्यक्ति अंधा हो जाता है। थोड़ी सी मात्रा भी अगर इसकी यूज कर ले तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। अल्कोहल कहाँ इफेक्ट डालते हैं? मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क पे प्रभाव डालते हैं। ये आपके अल्कोहल्स मस्तिष्क और मेरुरज्जु पूरा दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, तो मस्तिष्क पे प्रभाव डालते हैं, इसलिए इनका लंबे समय तक उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, तो इसमें ध्यान रखिए कैसी नेचर है। व्यक्ति आदी हो जाता है, कहाँ प्रभाव डालते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव डालते हैं। मैथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी अगर ग्रहण कर ली जाए तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। फिर इसके पश्चात बात करते हैं हम विलयता की। विलयता में आप ध्यान रखिएगा, जो R ग्रुप है ये होता है जल विरोधी। R ग्रुप है जल विरोधी होता है, यानी जल से दूर हटना चाहता है। और OH ग्रुप, ये वाला ग्रुप जल रागी होता है, जल के पास जाना चाहता है। किस प्रकार से जाना चाहता है? तो R ग्रुप जल विरोधी है, इसलिए यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दें, निम्नतर एल्कोहल, निम्नतर यानी जिनमें R छोटा हो, निम्नतर एल्कोहल जल में विलय है। निम्नतर एल्कोहल, आपसे पूछ लें निम्नतर एल्कोहल जल में विलय क्यों है? R ग्रुप तो प्रेजेंट है, फिर भी जल में घुल रहे हैं, क्यों घुल रहे हैं? इसका आपसे कारण पूछा जाए तो
निम्नतर अल्कोहल जल में विलय क्यों है, इसका अपन कारण ढूंढते हैं। देखिएगा आपके पास में अल्कोहल है, ये वाला वाटर है, फिर अल्कोहल है, इस प्रकार से। इस बॉन्ड को आप इमेजिन करें, O पे क्या होगा आंशिक नेगेटिव, H पे क्या होगा पॉजिटिव। इसी प्रकार से इस जल के अणु के इस बॉन्ड को आप एनालिसिस करें, H पे क्या होगा आंशिक पॉजिटिव, O पे क्या होगा आंशिक नेगेटिव। इस अल्कोहल के इस OH बॉन्ड को ऑब्टेन करें, H पे क्या होगा आंशिक पॉजिटिव, O पे आंशिक नेगेटिव। क्या ये दोनों चार्ज ऑपोजिट है, क्या एक दूसरे के विपरीत हैं, क्या बना लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे भी क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस प्रकार से। यानी निम्नतर अल्कोहल जल में विलय क्यों है, क्योंकि निम्नतर अल्कोहल जल में क्या बना लेते हैं H आबंध हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए यह अल्कोहल जल में विलय होते हैं। अब इसके अलावा समावयवियों की बात कर लेते हैं। विलयता में समावयवियों की बात करें तो समावयवियों से रिलेटेड एक बात हमने हेलो एल्केन में करी थी, क्वथनांक बताया था हमने कहा था समावयवियों में शाखाएं जितनी ज्यादा होंगी क्वथनांक उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे दिया है, विलयता ही पढ़ रहे हैं हम, कि समावयवियों में शाखाएं बढ़ने पर जल में विलयता, समावयवियों में शाखाएं बढ़ने पर जल में विलयता बढ़ती है। सेम रीजन है, जो आर पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है, जल विरोधी है, और शाखाएं बढ़ने से आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो जल में विलयता बढ़ेगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक बात है, ओके। नेक्स्ट हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करेंगे क्वथनांक की, कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट किस प्रकार से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वथनांक के बारे में सबसे पहली बात मैंने यहीं पे आपको बता दी है, फिर से सुन लीजिए कि सेम अणुसूत्र वाले एल्कोहल है, और यदि एक एल्कोहल अधिक शाखित है एक कम शाखित है, तो जो अधिक शाखित एल्कोहल होगा उसका क्वथनांक कम होगा। क्यों? क्योंकि अधिक शाखन होने के कारण उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे कम होता है। अधिक शाखन होने के कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, इसलिए क्वथनांक क्या होगा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो क्वथनांक भी क्या होगा कम होगा, आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा। जबकि यदि शाखित नहीं है, स्ट्रेट चेन्ड है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह अधिक होगा। इसके अलावा अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि अल्कोहल आर HOR, ये अल्कोहल है, ये जल का अणु है, ये अल्कोहल है। यहाँ पे अभी अपन ने क्या शो करी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल का क्या हो गया, संगुणन हो गया। अल्कोहल यहाँ पे क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, सगुणित हो गया, और सगुणित होने के कारण पूरे के पूरे अल्कोहल के अणु यहाँ पे बंध चुके हैं, और इसलिए अब इनको ऊपर उठाना यानी इनको बॉयल करना कठिन हो जाता है। अल्कोहलों का क्वथनांक सामान्य से अधिक है, क्यों है, इस हाइड्रोजन आबंधन के कारण। इसी हाइड्रोजन आबंधन के कारण अल्कोहलों का क्वथनांक सामान्य से अधिक होता है। अल्कोहलों का क्वथनांक आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स में कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, उसके पश्चात अगर किसी का क्वथनांक अधिक होता है तो वह अल्कोहल का होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो अल्कोहलों का क्वथनांक कहाँ पे आता है, सेकंड पे आता है। फर्स्ट पे आप किसका बताएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्यों होता है वो जब टॉपिक आएगा उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अल्कोहलों का क्वथनांक सामान्य से अधिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आबंधन पाया जाता है। बात आ रही है समझ में। इसी के साथ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आगे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं अल्कोहल्स की, तो चलिए बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है अल्कोहल की, चलिए डिस्कस करते हैं। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल के एसिडिक नेचर के बारे में, यानी हम एसिडिक नेचर से इस केमिकल प्रॉपर्टीज को याद रखने वाले हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए हमारा ये ROH ये अल्कोहल है और इसमें कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये वाला बॉन्ड। ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा तभी तो H+ निकलेगा। यानी हम यहाँ पे वे रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जिसमें इस बंध का क्या होता है, विदलन होता है। कौन सी रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, अल्कोहल की वे रिएक्शन जिनमें अल्कोहल के OH बॉन्ड का विदलन होता है, ये बॉन्ड टूटता है। इन रिएक्शन को अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर। क्या अल्कोहल अम्लीय प्रकृति का है, देख लेते हैं। देखिएगा अल्कोहल कुछ मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, इस तरह की धातुओं से अभिक्रिया करके एल्कोक्साइड का निर्माण करता है। अल्कोहल क्या कर रहा है, इन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके एल्कोक्साइड का निर्माण कर रहा है। किस प्रकार से, देखिए जैसे ये अल्कोहल था, आपने इसकी रिएक्शन कराई सोडियम धातु के साथ में, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना रहा है, RONA + ½ H2, सोडियम एल्कोक्साइड H2 नहीं H2, सोडियम एल्कोक्साइड। देखिए इस रिएक्शन को आप इमेजिन करिए, O और H, यहाँ से O तो है वैसे का वैसे पड़ा है, बाहर कौन निकला, H, तो H किस फॉर्म में निकला होगा, H+ के रूप में बाहर निकला है। और H+ अगर डोनेट कर रहा है तो अल्कोहल की नेचर कैसी मानेंगे हम, अम्लीय नेचर यहाँ पे मानेंगे। यदि अल्कोहल H+ रिलीज कर सकता है तो इसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक होगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अल्कोहल यहाँ पे अम्लीय प्रकृति का होता है, उसका हमारे पास में प्रूफ आ गया। और आप मैथिल रख के देख लीजिए तो क्या बनेगा, सोडियम मेथोक्साइड बनेगा, ठीक है। इसी एसिडिक नेचर को हम यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दें, ROH, इस बॉन्ड के बारे में अपन विचार करते हैं। ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, हाइड्रोजन की कम है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन घनत्व किसकी तरफ आ रहा है, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, आंशिक ऋणावेश। हाइड्रोजन पे क्या आ रहा है, आंशिक धनावेश। बंध की ध्रुवणता ऐसा होने से, ये बंध ध्रुवीय है या अध्रुवीय, ध्रुवीय है, ऐसा होने से बंध की ध्रुवणता बढ़ गई है। देखिए ध्रुवणता को आप इस प्रकार से दिमाग में रखिए। मान लीजिए एक रस्सी है, एक तो आपने रस्सी ढीली सी पकड़ रखी है यूं लटका के, और एक आपने रस्सी को पूरा तान रखा है। अब आप बताइए तनी हुई रस्सी आसानी से टूटेगी या ढीली पड़ी हुई रस्सी, आपका आंसर डेफिनेटली होगा तनी हुई रस्सी। तो यहाँ पे इस रस्सी की जो तनी है, जो खिंचाव है वो बढ़ चुका है, इसका कारण आपके सामने है। तो इस स्थिति में यहाँ से H+ का निष्कासन आसानी से होगा, और H+ का निष्कासन अगर हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, अल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है। अल्कोहलों के लिए एक बात और कही गई है, Ka होता है एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी अम्लों का वियोजन स्थिरांक। और इस वियोजन स्थिरांक से रिलेटेड एक बात ध्यान रखना, वियोजन स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा, अम्ल की अम्लता भी उतनी ही अधिक होगी। किसी भी अम्ल के लिए Ka का मान जितना अधिक होगा वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। अब देखिए अल्कोहलों के लिए Ka का मान है 1 × 10⁻⁻18 से 10⁻⁻16, और वाटर के लिए Ka का मान है 1 × 10⁻⁻14। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है अल्कोहल अधिक अम्लीय है या जल। आप देखेंगे Ka का मान अधिक किसके लिए, वाटर के लिए।
एल्कोहल के लिए क्या है, कम है, तो अधिक जिसके लिए है वही प्रबल अम्ल होगा। यानी यहाँ पे वाटर एल्कोहल की तुलना में प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी एल्कोहलों की अम्लता जल से भी कम होती है। एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। फर्स्ट क्या था, एल्कोहल अम्लीय क्यों है, इस बंध की ध्रुवणता के कारण। सेकंड, एल्कोहल और जल में से प्रबल अम्ल कौन है, जल। क्यों है, क्योंकि जल के लिए Ka का मान अधिक है। Ka क्या है, अम्ल का वियोजन स्थिरांक, और वियोजन स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा अम्ल की अम्लता उतनी ही अधिक होगी। बात आ रही है मेरे ख्याल से समझ में। 2 पॉइंट यहां पे हो गए। तीसरा देखते हैं कि एल्कोहलों में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनमें से अधिक अम्लीय कौन होगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि एल्कोहलों में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में से अधिक अम्लीय कौन होगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैं तीनों एल्कोहल यहाँ पे लिख दे रहा हूं। फर्स्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे CHOH, सेकंड में लिख रहा हूं RCRHOH, और थर्ड RCRROH। यहां पे OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अन्य एक से जुड़ा है, मीन्स कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। यहां पे OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो सेकेंडरी एल्कोहल। यहां पे 3 से जुड़ा हुआ है, टर्सरी एल्कोहल, ठीक है, ओके। अब देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति का मतलब इस हाइड्रोजन का निष्कासन, किसके रूप में निष्कासन, H+ के रूप में निष्कासन। इस H+ का निष्कासन कब आसानी से होगा, जब इस बॉन्ड की ध्रुवणता अधिक होगी। ध्यान दे, ROH, हमें बाहर क्या निकालना है, H+। H+ आसानी से कब निकलेगा, जब इस बॉन्ड की ध्रुवणता अधिक होगी। इस बॉन्ड की ध्रुवणता अधिक कब होगी, जब इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होगी। जितना ज्यादा ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचेगा, H+ उतना ही आसानी से बाहर निकलेगा। बात आ रही है समझ में। यानी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अब आप कहोगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो फिक्स है, तो फिक्स तो है, बट यहाँ पे अपन एक इफेक्ट ऑब्जर्व करने वाले हैं, उसके कारण इसकी जो खींचने की कैपेसिटी है वो कम ज्यादा होगी। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए इस H+ को निकलना है, O से टूट के बाहर निकलना है। इस बॉन्ड की पोलैरिटी अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, R से। ये कौन सा समूह है, R समूह है। एल्किल समूह है। एल्किल समूह किसके लिए जाना जाता है, +I प्रभाव। +I प्रभाव का मतलब है इलेक्ट्रॉन घनत्व देने वाला, ये दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व अपना इस कार्बन को दे रहा है, दे रहा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व देने के कारण इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचेगा, खींच रहा है। तो ऐसा होने से क्या हुआ, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। यहां पे एक चीज कंपेयर करवा दूं आपको मैं, अपन ने लिया HOH, इसको आप क्या कहोगे, वाटर कहोगे। यहां से इस H+ का निष्कासन होना है, O से टूट के बाहर जाना है। इस O से इधर कौन जुड़ा हुआ है, H। क्या H अपना इलेक्ट्रॉन घनत्व O को देगा क्या? क्या R जैसे C पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है, वैसे ये H इस O पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा क्या? जिस प्रकार से इस कंडीशन में इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, क्या ऐसा यहाँ पे होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा मींस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ेगा। और ऑक्सीजन पे अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन की भूख शांत नहीं हुई है, और ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन घनत्व को कंपैरेटिव टू दिस ज्यादा खींचेगा और H+ आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए हमने पहले बोला था जल की अम्लता अल्कोहल से अधिक होती है। इससे यहां कौन जुड़ गया, R जुड़ गया। R जुड़ गया, R का +I इफेक्ट
इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाया और इस कार्बन ने ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा दिया। तो H+ यहाँ पे आसानी से निकलेगा या यहाँ पे? आप कहेंगे यहाँ पे। मीन्स जल की अम्लता अल्कोहल से अधिक है। अब आ जाइए प्राइमरी अल्कोहल पे। प्राइमरी अल्कोहल पे कंपैरेटिव टू वाटर H+ का निष्कासन कठिन हो गया। किसके कारण? इस R के +I प्रभाव के कारण। क्यों? क्योंकि इस R ने इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाया और इस कार्बन ने ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा दिया। तो जो डिमांड थी इलेक्ट्रॉनों की वो ऑक्सीजन की कंपैरेटिव टू दिस स्टेज क्या हो गई? कम हो गई। यहां आइए, R से क्या जुड़ा हुआ है? C से क्या जुड़ा हुआ है? एक R, दो R, दोनों R का कौन सा इफेक्ट? +I, यानी ये वाला R भी अपना इलेक्ट्रॉन घनत्व इस C को दे रहा है, ये वाला भी क्या कर रहा है? इस C को दे रहा है, और C किसको दे रहा है? O को। कंपेयर कर लो दोनों को। इस वाले O पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, इस पे ज्यादा है? आप कहेंगे इस पे अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा तो खींचने की कैपेसिटी कंपैरेटिव टू दिस कम हो गई थी, इसलिए H+ का निष्कासन कठिन हुआ था। अब यहाँ की तुलना में यहाँ पे क्या हो गया? O पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। किसके कारण? 2R के कारण। तो अब OH के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचेगा तो सही, पर क्या खींचेगा? कम खींचेगा। कम खींचेगा तो H+ का निष्कासन क्या हो गया? कठिन हो गया। H+ का निष्कासन कठिन हो गया, अम्लता क्या हो गई? कम हो गई। यहाँ आ जाइए, एक R, 2R, 3R, तीनों ही क्या कर रहे हैं? +I इफेक्ट लगा रहे हैं। +I इफेक्ट के कारण इस कार्बन पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। इस कार्बन ने क्या किया? ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा दिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर कम खींचेगा, और कम खींचेगा तो एसिडिटी क्या हो गई? कम हो गई। हमेशा ध्यान रखना, एक बात यहाँ पे बता दूं, अम्ल की अम्लता -I प्रभाव वाला समूह होने पे तो बढ़ेगी, समानुपाती होगी। कोई भी अम्ल है उसकी अम्लता अगर अपन डिस्कस कर रहे हैं तो -I प्रभाव वाले जितने समूह होंगे अम्लता बढ़ेगी। और इसी अम्ल की अम्लता की बात करें तो +I प्रभाव वाले समूह जितने ज्यादा होंगे अम्लता में क्या आएगी? कमी आएगी। -I प्रभाव वालों के तो क्या होगी? समानुपाती, और +I प्रभाव वाले समूह के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। यहाँ पे देखिए, एक +I वाला समूह है, अम्लता क्या हुई? कम हुई। कितना +I? उतनी कम हो गई। यहाँ पे कितने +I? 2I, अम्लता में क्या हो गई? कमी। कंपेरेटिव टू दिस, दोनों में आपको पूछे प्राइमरी ज्यादा अम्लीय है, सेकेंडरी? प्राइमरी में एक R है, एक +I है, सेकेंडरी में 2 +I है। तो +I कहाँ है? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे +I वाले समूह बढ़ेंगे अम्लता में क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी। +I वाले समूह जितने ज्यादा होंगे अम्लता उतनी कम होगी। हमसे कहे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसमें कितना +I वाला? एक I वाला। अम्लता कम तो हुई है, परंतु इसमें कितने? 2 +I। तो इन दोनों की अम्लता की बात करें तो इन दोनों में ज्यादा अम्लीय कौन होगा? प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है। सेकेंडरी और टर्सरी में अधिक अम्लीय कौन होगा? द्वितीयक अल्कोहल। अम्लता का ये क्रम होगा। इट्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ध्यान में रखिएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अधिक अम्लीय कौन होता है? अधिक अम्लीय प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में एक ही R समूह होता है, सेकेंडरी में 2 R समूह होते हैं, तृतीयक में 3 R समूह होते हैं। R से क्या हो गया? R+I वाला समूह है, +I प्रभाव वाला है, और +I प्रभाव वाला समूह ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है। और इस ऑक्सीजन पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा अम्लों की अम्लता उतनी ही कम होगी। ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट दिमाग पे अभी सेट इसको कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।